महिला एसएसपी जिस जिले में तैनात होती हैं, बस उस जिले में वो इतनी ईमानदारी से काम करती हैं कि बस उनका एक ही विचार होता है, एक ही ख्वाब होता है कि मैं जिस जिले में तैनात रहूं, जिस जगह मेरी ड्यूटी रहे, उस जगह का क्राइम जड़ से खत्म हो जाए। जो मेरे साथ गलत हुआ है, मैं भविष्य में किसी के साथ गलत देखना नहीं चाहती। बस यही उनका प्रण था। और फिर उनके पास कई शिकायत पत्र भी आए थे इधर उधर से, तो फिर उन्होंने कई विभागों पर गुप्त तरीके से छापा मारा था और इस वजह से उन्होंने जितने भी घूसखोर लोग थे और जितने क्राइमी लोग थे, उन सभी के ऊपर शिकंजा कस दिया था। ये देख करके सभी लोग बहुत सतर्क हो जाते हैं और मैडम जो आईपीएस अधिकारी होती हैं, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती हैं। हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगती हैं। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। तभी एक व्यक्ति अपने हाथ में शिकायत पत्र लेकर के थाने पहुंचता है और मैडम से अपने सारे दुखड़े सुनाता है कि थाने वालों ने उनके साथ में कैसा बर्ताव किया है, कैसा बिहेव किया है। ये सुनकर के वो मैडम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और उसे दिलासा देती हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उन लोगों के खिलाफ मैं कड़ा से कड़ा एक्शन लूंगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगी। ये बात कह करके उस व्यक्ति को तो वो घर भेज देती हैं और फिर अपना हुलिया चेंज करती हैं। अपना लुक जब चेंज करती हैं तो गले में एक झोली टांग लेती हैं, भिखारियों वाला भेष बना लेती हैं, बालों को बिखरा लेती हैं और टूटी हुई चप्पलें पहन करके उसी थाने में पहुंच जाती हैं। वहां पर जो थाना इंचार्ज था एसएचओ, वो लोगों के साथ में ऐसा बर्ताव कर रहा था जिसे देख करके उनका दिमाग घूम जाता है और फिर उनके अंदर गुस्सा इतना आता है, लेकिन वो हकीकत जानने के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करे रहती हैं। कुछ देर के बाद में जब उनसे रुका नहीं जाता, फिर वो थाना अध्यक्ष के साथ वो हसल करती हैं और फिर थाने के अंदर भगदड़ मच जाती है। फिर आखिर में उस थाने का क्या नजारा होता है, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा गांव जिसमें एक परिवार रहा करता था, उसमें एक लड़की थी सुप्रिया वर्मा। सुप्रिया वर्मा की एक बड़ी बहन थी जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। उस समय सुप्रिया वर्मा ज्यादा नहीं 10 वर्ष की थी और वो उसकी बड़ी बहन वो 15 वर्ष की थी। वो पढ़ने के लिए जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है और एक दिन सुप्रिया वर्मा की जो बड़ी बहन कॉलेज के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में उसे कुछ गुंडे लोग पकड़ लेते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और फिर वो लड़की शर्म की वजह से खुदकुशी कर लेती है। इसकी रिपोर्ट उसके माता पिता नजदीकी थाने में कराते हैं, लेकिन वहां के पुलिस वाले इतने भ्रष्ट थे कि उन मुजरिमों से मिल जाते हैं और पैसे लेकर के उन्हें छोड़ देते हैं। उनके प्रति कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं करते। ये सुप्रिया वर्मा जब सुनती है तो फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, रोने लगती है, सोचने लगती है कि ये घूसखोर पुलिस वाले ना होते तो हमारी बहन को न्याय मिल जाता। हमारी बहन के साथ में इन दरिंदों ने इतना बुरा काम किया है, लेकिन यहाँ की पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है और जो दोषी होते हैं उनके लिए छोड़ देती है और जो निर्दोष होते हैं उनके लिए समझा बुझा करके डांट करके घर भेज देती है। बस उसी दिन से सुप्रिया वर्मा का दिमाग घूम जाता है और वो वह प्रण करती है कि मैं एक दिन पढ़ लिख करके कोई बड़ी अधिकारी बनूंगी, जिससे ऐसे घूसखोर पुलिस कर्मियों का सफाया कर सकूं, इन लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा दे सकूं। बस उसी दिन से उसका मन बदल जाता है और वो अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे अच्छी तरह से पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन कराओ, जिससे मैं कोई बड़ी अधिकारी बन सकूं और अपनी बहन के कातलों से बदला ले सकूं और जो पुलिस वालों ने कातलों को छोड़ दिया है, मुजरिमों को छोड़ दिया है, ऐसे मुजरिमों के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन ले सकूं। मैं सोचती हूं कि आज के बाद कोई भी किसी की बहन बेटी के साथ में ऐसा बुरा कृत्य ना हो, वो अपनी जान को ना दे। बस यही विचार करके वो पढ़ने में जुट जाती है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। उसके माँ बाप उसका सहयोग करते हैं सुप्रिया वर्मा का, और सुप्रिया वर्मा पहले तो 12वीं क्लास में बड़े अच्छे नंबरों से पास होती है और पास होने के बाद में फिर वो इंटर के बाद ग्रेजुएट करती है और ग्रेजुएट में भी उसके नंबर अच्छे आते हैं।
फिर वो जानकारी जुटाती है कि हमें बड़ा अधिकारी बनने के लिए कौन सी लाइन की पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए। फिर उसके प्रिंसिपल बताते हैं कि बेटी, अगर तुम्हें अधिकारी बनना है तो तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। यूपीएससी की तैयारी में जो अच्छे नंबरों से बच्चे पास होते हैं उन्हें ही आईपीएस बनाया जाता है, उन्हें ही जिले का डीएम बनाया जाता है, उन्हें ही एसडीएम बनाया जाता है। इसलिए तुम मेहनत और लगन से यूपीएससी की तैयारी करो। अपने प्रिंसिपल के मुख से ये शब्द सुनने के बाद में सुप्रिया वर्मा को पूर्ण विश्वास हो जाता है और वो पूर्ण लगन से यूपीएससी की तैयारी में जुट जाती है। इधर तो उसके माँ बाप उसका सहयोग कर रहे थे, लेकिन सुप्रिया वर्मा मन लगा करके यूपीएससी की परीक्षा पास करती है और अच्छे नंबरों से जब वो पास हो जाती है, किस्मत उसका साथ देती है, तो पहले ही बार में वो यूपीएससी पास करके आईपीएस पद पर सिलेक्ट हो जाती है। इस बात की उसके माँ बाप को बड़ी खुशी होती है कि हमारी बेटी बड़े अच्छे नंबरों से पास हुई है और फिर वो एक जिले की एसएसपी बन गई है। फिर वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। कुछ दिन सुप्रिया वर्मा ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग देने के बाद में बंगाल के ही एक जिले में उसकी तैनाती हो जाती है। वो अपने पद पर पोस्टेड हो जाती है और वो बड़े ईमानदारी के साथ में अपना फर्ज निभा रही थी, अपनी ड्यूटी को सुप्रिया वर्मा आईपीएस अधिकारी फर्ज निभा रही थी। लेकिन बस उसके दिमाग में वही सवाल चल रहा था कि मैं जिस जिले में तैनात हूँ, इस जिले में कोई भी क्राइम नहीं होने दूंगी और कोई भी घूसखोरी नहीं होने दूंगी। जिस तरह से मेरी बहन की मौत हुई है और जैसे दरिंदों ने मेरी बहन के साथ किया है, मैं सोच रही हूँ कि आगे भविष्य में किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा कृत्य ना हो और वो अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। बस यही विचार करके वो बड़े ईमानदारी से और हर विभाग पर वो छापा मारती हैं। जहां पर वो घूसखोरी देखती हैं वहीं पर वो कड़ा एक्शन लेती हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में एप्लीकेशन लेकर के उन्हीं आईपीएस अधिकारी मैडम के पास आता है, अपनी बेटी को लेकर के और अपने दुखड़े सुनाने लगता है और कहता है कि मैडम जी, हम बहुत दुखी हैं। हमारी बेटी के साथ में एक गांव के ही व्यक्ति ने बहुत बुरा कृत्य किया है, हमारी बेटी का शोषण किया है। लेकिन हम जब थाने में गए तो उन लोगों ने हमें समझा बुझा करके वापस कर दिया, कहा कि हम तुम्हारे प्रति कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो मुजरिम है वो थाने में कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो लोग उनसे मिल चुके हैं और हमें रोज थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आखिर हम करें तो करें क्या? हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। अगर हमारे साथ में अन्याय हुआ है और हमें न्याय नहीं मिला तो हम खुदकुशी कर लेंगे। ये बात जब उसके मुख से जब मैडम सुनती हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान होती हैं और कहती हैं कि चाचा, तुम चिंता मत करो, हम इस बारे में पूरी इंक्वायरी करेंगे कि पुलिस वाले जनता के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। वो किसी तरह से उस थाने की जानकारी लेती हैं तो वहां की वही स्थिति पाई जाती है जो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताई थी कि वहां की पुलिस किसी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती। तभी वो मैडम एक दिन अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ड्राइवर, तुम हमें इस शहर से बाहर छोड़ करके वापस लौट आना, हमें वहां छोड़ दो। ये बात सुनकर के ड्राइवर बड़े अचंभे में पड़ जाता है और कहता है कि मैडम जी, शहर से बाहर क्यों जाना चाह रही हैं? मैडम कहने लगती हैं कि आप बस मुझे छोड़ दो और फिर गाड़ी लेकर के चले आना। अब वो ड्राइवर मैडम की बात को टाल तो नहीं सकता था, लेकिन मैडम को गाड़ी में बिठा करके शहर से बाहर छोड़ देता है। मैडम जब शहर से बाहर पहुंच जाती हैं, देखती हैं कि यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है, तब वो अपने हुलिया को चेंज करती हैं। एक झोली होती है जो भिकारन वाली, वो कंधे पर टांग लेती हैं, फटे पुराने कपड़े पहन लेती हैं, मास्क लगा लेती हैं, टूटी फूटी चप्पलें पहन लेती हैं और फिर उसी जगह से फिर वो उसी थाने की तरफ पैदल पैदल निकल पड़ती हैं और निकलने के बाद में उसी थाने के गेट पर जाकर के बैठ जाती हैं। तब एक हेड कांस्टेबल आता है, वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो और जाओ कहीं मांगो चुंगो जाकर के, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? तब वो कहती है कि साहब, मैं इसलिए बैठ गई हूँ, मैं काफी दूर से चल करके आई हूँ, थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठूंगी, पानी पीऊंगी, फिर चली जाऊंगी। लेकिन वो वहां से चला जाता है हेड कांस्टेबल और वो आईपीएस अधिकारी भिखारी के भेष में गेट पर बैठी रहती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसी जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है थोड़ी देर के बाद में, और एक व्यक्ति अपनी लड़की को साथ लेकर के और एक औरत थी, 3 लोग वो उस थाने में आते हैं और फिर वो थाना अध्यक्ष से बार बार विनती करने लगते हैं कि साहब, हमारी एप्लीकेशन लेकर के हमारी एफआईआर लिख लीजिए और जिन लोगों ने हमारी बेटी के साथ गलत किया है उनके प्रति मुकदमा लिख लीजिए। लेकिन इस बात को जब वो थाना अध्यक्ष सुनता है तो वो इन बातों को टाल बलौ करने लगता है। ये बात जब वो देखती हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी है, तभी वो धीरे धीरे वहीं भीड़ के पास में पहुंच जाती हैं
और भीड़ के पास में पहुंच करके वो सारी वारदात को देखती रहती हैं। तभी एकदम उसी थाना अध्यक्ष की नजर उस महिला भिखारी पर पड़ जाती है। फिर वो थाना अध्यक्ष कहता है, अबे एक बात बताओ, इस भिखारिन को अंदर किसने आने दिया? तुम जानते नहीं हो कि यहाँ कोई होटल थोड़ा ही है, ना कोई दुकान है जो तुम यहाँ भिखारी चले आते हैं, इसे बाहर निकालो। तब वो कहती है कि साहब परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं पानी पीने के लिए अंदर आई थी, मैं तो सड़क पर बैठी हुई भीख मांग रही थी, जब मुझे प्यास लगी तो पानी पिया मैंने और पानी पीने के बाद मैं चली जाऊंगी। लेकिन थाना अध्यक्ष उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता है और उसे गाली गलौज भी देने लगता है, बहुत उल्टा उससे कहने लगता है और हैंड कांस्टेबलों से कहता है कि इसे पकड़ करके बाहर फेंको, इसे यहीं पानी पीने के लिए मिला। तब वो वहां से हैंड कांस्टेबल उसे लेकर के थाने के गेट पर छोड़ देते हैं। लेकिन एक तरफ से मैडम घूम करके फिर उसी भीड़ के पास में आ जाती हैं, लेकिन वो सामने नहीं आती, लेकिन आड़ लेकर के वो सारी वारदात को देखती रहती हैं कि जो मुजरिम था वो व्यक्ति वहीं कुर्सियों पर बैठा हुआ था और जो बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी लड़की के साथ में गलत हुआ था वो अपनी पत्नी और लड़की को लेकर के जमीन पर बैठा था और उस थाना अध्यक्ष के आगे बैठ करके हाथ जोड़ रहा था, कह रहा था कि साहब हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए, FIR लिख लीजिए और इन मुजरिमों को अंदर कीजिए। लेकिन वो थाना अध्यक्ष उसी बुजुर्ग को डांटता है और कहता है कि अगर तू ज्यादा बोलेगा तो तुझे मैं अंदर डाल दूंगा, क्योंकि शांति से बैठा रहे, मैं तेरी कार्रवाई करूंगा और तू चिंता मत कर, तू अभी घर चला जा, मैं उन लोगों के प्रति इंक्वायरी कर लूं कि इन्होंने गलत किया है या नहीं किया है, तभी हम इसके प्रति कार्रवाई करेंगे। तब वो थाना अध्यक्ष उन मुजरिमों से कहता है कि तुम 50,000 रुपए दे दो हमें, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, मुकदमा लिख जाएगा, अगर ये ऊपर पहुंच गया तो फिर कार्रवाई हो जाएगी। तब वो पैसे वाले लोग होते हैं मुजरिम और वो तुरंत 50,000 रुपए उस थाना अध्यक्ष को दे देते हैं। ये पूरी हिस्ट्री वो मैडम आड़ में खड़ी थी, वो देख रही थी। तभी उनका दिमाग घूम जाता है और वो व्यक्ति रोने लगता है जिसकी बेटी के साथ में गलत हुआ था कि साहब हमें न्याय दीजिए, ये बड़े लोग हैं और सभी के साथ ऐसा करते हैं और इन्होंने हमारी बेटी के साथ भी ऐसा किया, लेकिन इनके प्रति कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। तभी वो मैडम बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाती हैं और निकल करके बाहर जाती हैं और गेट पर बैठ जाती हैं। फिर वो थाना अध्यक्ष उस लड़की के पिता को समझा बुझा करके घर भेज देता है कि कल आना, कल हम तुम्हारी FIR लिखेंगे। तभी वो मैडम उसी लड़की के पिता को गेट के बाहर रोक लेती हैं और पूछती हैं कि चाचा जी एक बात बताओ, आखिर क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो और उस थाना अध्यक्ष के सामने रो क्यों रहे थे? तब वो कहते हैं कि बेटी क्या बताएं, हमारी स्थिति आपकी जैसी हो गई है, हम रात दिन इस थाने के चक्कर काट रहे हैं, इनके हाथ भी जोड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग मुजरिमों को बुला करके कुर्सियों पर बिठा लेते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं और हमारी बेटी के साथ में इन दरिंदों ने बुरा काम किया है, हमारी बेटी का शोषण किया है, लेकिन हमारी ना तो ये FIR लिख रहे हैं ना उन मुजरिमों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये बात सुनकर के मैडम कहती हैं कि चाचा जी तुम निश्चिंत रहो, तुम मेरे साथ थाने के अंदर चलो। तभी वो बुजुर्ग कहते हैं कि बेटी तुम्हारी वो कैसे सुन लेंगे, अरे हमारी नहीं सुनी, हमारी बेटी की नहीं सुनी तो तुम तो एक भीख मांगने वाली हो, तुम्हारी वो भला कैसे सुन सकते हैं? तब वो कहती चाचा तुम इस बात से निश्चिंत रहो, वो सब कुछ सुनेंगे और सब कुछ कार्य भी करेंगे और उन्हें बंद भी करेंगे, तुम मेरे साथ तो चलो कम से कम एक बार। तब उसकी भाषा और बोलचाल को देख करके उस लड़की के पिता को कुछ थोड़ा सा शक होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई अधिकारी हो, भेष बदला हुआ हो इनका। तब वो उसी भिखारिन के साथ अपनी लड़की पत्नी को लेकर के बुजुर्ग व्यक्ति चले जाते हैं और थाना अध्यक्ष से कहते हैं कि इनकी आप FIR क्यों नहीं करते? ये बात सुनकर के थाना अध्यक्ष एकदम कुर्सी से खड़ा हो जाता है और एकदम से चिल्ला करके कहने लगता है, अबे पहरा, मैंने तुझसे इस भिखारिन को बाहर भगाने के लिए कहा था और तूने इसे बाहर नहीं भगाया। वो दौड़ करके आता है, कहता है साहब अभी तो हम इसे बाहर छोड़ करके आए थे, ये फिर वापस आ गई। तभी वो बढ़ करके आगे जाती हैं IPS अधिकारी और उस थाना अध्यक्ष के गाल में एक तमाचा जड़ देती हैं और कहती हैं कि तू इतनी देर से इन लोगों के साथ में बदतमीजी कर रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तू इन मुजरिमों से पैसा भी ले रहा है और बार बार मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी कर रहा है। ये थाना कोई तेरे बाप का नहीं है जो तू अपनी मर्जी से अपनी तरह से चलाएगा। यहाँ जो फरियादी आता है उसकी समस्या का समाधान करना तेरा फर्ज है और तुझे रिश्वतखोरी के लिए यहाँ पर तैनात नहीं किया गया है। ये बात जब उसके मुंह से सुनता है वो थाना अध्यक्ष
तो बड़ा परेशान हो जाता है कि आखिर ये भिखारिन ने मुझे तमाचा क्यों मारा, ये कौन है। तब वो अपना परिचय देती हैं और जैसे ही परिचय देती हैं तो फिर उनके तन पर पसीना आ जाता है, सभी पूरा थाना घबरा जाता है और फिर भगदड़ मच जाती है। इधर से उधर सभी लोग अपने कार्य पे लग जाते हैं। मैडम कहने लगती हैं कि मैं बहुत देर से तुम्हें फोकस कर रही थी कि ये बुजुर्ग चाचा तेरे सामने हाथ जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि हमारी FIR लिख लो, लेकिन तूने एक बात इनकी नहीं सुनी और इन्हें समझा बुझा करके डांट दबरा करके घर भेजने का प्रयास किया। और जो मुजरिम है इन्हें तू कुर्सी पर बिठाला, ये तेरे क्या रिश्तेदार लगते हैं। यही कृत्य इसकी बेटी के साथ में हुआ है और यही कृत्य अगर तेरी बेटी के साथ होता तो क्या तू इसी तरह से शांत रहता। ये बात सुनकर के थाना अध्यक्ष अपने सर को नीचे कर लेता है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहता। तभी वो मैडम तुरंत उसे सस्पेंड करती हैं और फिर सस्पेंड करने के बाद में जो भी उसके जो कर्मचारी थे, जो भी हेड कांस्टेबल थे, SI थे, सभी को सस्पेंड करती हैं। सभी के खिलाफ पहले मुकदमा लिखवाती हैं दूसरे स्टाफ को बुला करके। उसके बाद जब दूसरा स्टाफ आ जाता है तब फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति की FIR दर्ज कराती हैं और जो मुजरिम कुर्सियों पर बैठे थे उन्हें पकड़ करके सभी को हवालात में डालती हैं। उनके खिलाफ 76 वगैरह का मुकदमा जो होता है उसे लिख करके और तुरंत उन्हें जेल भेज देती हैं। और जो थाना अध्यक्ष थे और जो SI थे, हेड कांस्टेबल थे, मैडम ने जिन्हें सस्पेंड किया था उनके खिलाफ भी FIR हुई थी और उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई थी। और जांच में वो अगर दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो साथियों, मैडम ने जो सुप्रिया वर्मा थी उन्होंने इस तरह भिखारी का भेष रख करके ऐसे घूसखोरों के प्रति कार्रवाई की और बुजुर्ग चाचा के लिए जिनकी बेटी के साथ गलत हुआ था उनके लिए न्याय दिलवाया। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी मैडम के बारे में? आपके जो भी विचार हो अपने विचार हमें कमेंट में दे सकते हैं। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को आप लोगों के सामने जागृत करना है। बस यही कहानी का हमारा उद्देश्य है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।